नमस्कार दोस्तों, मैं आरके सर साइकोलॉजी बाय आरके के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे निर्देशन एवं परामर्श। उसी का सेकंड पार्ट ये है कि निर्देशन एवं परामर्श में कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से विभाग कार्यरत हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपको लगता है कि हो सकता है महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मान के चलिए कि निश्चित 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो ये जो है निर्देशन एवं परामर्श में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से विभाग हैं जो कार्यरत हैं। हम ये कह सकते हैं कि परामर्श देने वाली संस्थाएं, विभाग जो कार्यरत हैं उसमें कुछ सरकारी भी हैं और कुछ गैर सरकारी भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कौन सा विभाग कार्यरत है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश। यानी पहला विभाग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश। आप सब लोगों को बताते हैं कि ये मनोविज्ञानशाला की स्थापना इलाहाबाद में की गई। इस संस्थान की स्थापना के लिए आचार्य नारेंद्र देव समिति की सिफारिश पर डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा, किसकी सिफारिश पर की गई, तो आचार्य नारेंद्र देव समिति की, आचार्य नारेंद्र देव समिति, आचार्य नारेंद्र देव समिति की सिफारिश पर डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा के द्वारा इसकी स्थापना 1947 में लाउडर रोड, कौन सी रोड, लाउडर रोड, इलाहाबाद। यानी अब तो इलाहाबाद का नाम परिवर्तन हो गया है, तो अब इसे हम प्रयागराज भी कह सकते हैं। यानी इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थापित की गई। ये संस्था किस नाम से जानी जाती है, तो ये संस्था जो है, ये वर्तमान संस्था किस नाम से जानी जाती है, तो ये संस्था राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम से जानी जाती है। यानी इस संस्था को हम ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के इकाई के रूप में भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की इकाई के रूप में इस संस्था को हम लोग जानते हैं और इसी नाम से ये संस्था कार्य भी करती है।
अब प्रश्न महत्वपूर्ण से यह बनता है कि इस संस्था में कौन कौन कार्यरत होता है। तो इस संस्था में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक, इधर लिखते हैं, इस संस्था में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक, एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक और एक मनोवैज्ञानिक कार्यरत है। एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक और एक मनोवैज्ञानिक। इस संस्था में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक और एक मनोवैज्ञानिक होता है और इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है, इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है, इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है, इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन निदेशक कहलाता है। यानी इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन निदेशक कहलाता है। पदेन निदेशक, पदेन निदेशक होता है। ये हम लोगों ने बहुत सारी बातें यहाँ पढ़े कि ये मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना आचार्य नारायण देव समिति की सिफारिश पर डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा 1947 में लाउडर रोड प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थापित की गई। ये संस्था राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के इकाई के रूप में कार्य करती है। इस संस्था में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक और एक मनोवैज्ञानिक होता है और इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन निदेशक। अब इस संस्था के क्या क्या उद्देश्य हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इस संस्था के उद्देश्य, इस संस्था के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो ये जो संस्था होती है ये प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है। इसका प्रमुख कार्य जो उद्देश्य है प्राथमिक एवं माध्यमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक में जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण देना है। शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रशिक्षण, इसका एक तो यह प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा इसका यह उद्देश्य है कि निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने हेतु सहायता, निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने की सहायता, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा इसका उद्देश्य यह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाने हेतु छात्रों को व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक सक्षम बनाने, मनोवैज्ञानिक सक्षम बनाने हेतु छात्रों को व्यवसाय व व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, व्यवसाय व व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना है। ये इसके तीन उद्देश्य हो गए। अब
प्रश्न यह है कि इस संस्था में, यानी ये जो मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद है, इस संस्था में कितने विभाग कार्यरत हैं? तो एक नोट करके लिख लीजिए, इस संस्था में कुल 7 विभाग कार्यरत हैं। इस संस्था में मतलब 7 विभाग कार्यरत हैं। अब ये जो मनोविज्ञान शाला है, इसके कार्य क्या हैं? तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं कि इस संस्था के क्या क्या कार्य हैं। तो ये संस्था के जो कार्य हैं उस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। इस संस्था के कार्य, अभी तक हम उद्देश्य पढ़ रहे थे, कार्य पढ़ेंगे। इस संस्था के क्या क्या प्रमुख कार्य हैं? तो इसका पहला काम यह है कि मनोवैज्ञानिक बनाने हेतु 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी छात्रों को मनोवैज्ञानिक बनाने हेतु 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करना। 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करना, और उस प्रशिक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो उस प्रशिक्षण को डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो प्रशिक्षण होता है इसे डिप्लोमा इन गाइडेंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये जो डिप्लोमा इन गाइडेंस ऑफ साइकोलॉजी है, इसे शॉर्ट में DGP के नाम से भी जाना जाता है। इसके हम 2 प्रमुख कार्य पढ़े। अगला इसका कार्य है कि शिक्षा विभाग में जो कार्यरत अधिकारी होते हैं, इनको जो है 1 सप्ताह का ये विभाग प्रशिक्षण देता है। यानी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं, उन्हें 1 सप्ताह का प्रशिक्षण देना है। एक सप्ताह का प्रशिक्षण देना। यानी आपने देखा कि मनोवैज्ञानिक बनाने हेतु यहाँ क्या 1 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता था बच्चों को, लेकिन जो इसके अधिकारी होते हैं उन्हें 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, अगला जो पॉइंट है इसमें, इसके कार्य हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज को हम NTS के नाम से भी जानते हैं। NTS, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज NTS का आयोजन करना तथा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। आयोजन करना तथा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, एजेंसी के रूप में कार्य करना। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। अगला जो इसका कार्य है
वो है शोध कार्य। नोट करके लिखिए, शोध कार्य। शोध कार्य, प्रशिक्षण कार्य, शोध कार्य, प्रशिक्षण कार्य, प्रकाशन कार्य, अनुवर्ती कार्य, प्रकाशन कार्य, अनुवर्ती कार्य, अनुवर्ती कार्य और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, राष्ट्रीय प्रतिभा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। और अगला क्या कार्य है? सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्रदान करना। इतने जो है इसके प्रमुख कार्य हैं। यानी क्या? शोध कार्य, शोध कार्य, प्रशिक्षण कार्य, प्रकाशन कार्य। यानी ये विभाग एक पत्रिका भी निकालती है और उसका प्रकाशन उसी के वहाँ होता है, प्रकाशन होता है। अनुवर्ती कार्य यानी कार्यों की जांच भी होती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज यानी इसका भी जो है प्रशिक्षण देती है। सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी कार्यरत हैं उनको जो है प्रशिक्षण देना, इसके ये जो है प्रमुख कार्य है। अब हम एक तो जो है सहयोग देने वाली संस्था विभाग के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा इसी के क्रम में पढ़ेंगे। आई होप आप सब लोग अब समझ रहे होंगे कि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ की गई? तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि इलाहाबाद में की गई। किस वर्ष की गई? तो 1947 में की गई। किसने की? तो डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने की। किसकी सिफारिश पर की गई? तो आचार्य नारायण देव समिति की सिफारिश पर की गई। इसके जो प्रमुख कार्य हैं, उद्देश्य हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब दूसरा विभाग हम जो है पढ़ेंगे जिला चिकित्सालय। जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय में क्या होता है? जिला चिकित्सालय में सीएमओ की अध्यक्षता में एक डॉक्टरों की विशेष टीम होती है और उस टीम को समिति भी हम कह सकते हैं। उस समिति के द्वारा ये देखा जाता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनका चिकित्सक प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें जो है एक सर्टिफिकेट प्रदान करना। यानी सीएमओ की अध्यक्षता में एक समिति होती है और वो समिति जांचती है कि किसी बालक को विशेष आवश्यकता है और किसको नहीं है। और वो समिति जो है जांच पड़ताल करने के बाद में एक प्रमाण पत्र देती है। उस प्रमाण पत्र के द्वारा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें छूट प्रदान की जाती है। मतलब छूट कैसी? जैसे यात्रा भत्ता छूट, उनका एक रिजर्व कोटा निश्चित कर दिया गया है नौकरी में, उसमें भी उन्हें छूट मिलती है। ये संस्था जो होती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ट्राईसाइकिल यानी 3 पहिए वाली साइकिल, चश्मा, बैसाखी आदि भी जो है उपलब्ध कराती है। तो इस समिति के देखें जिला चिकित्सालय के क्या क्या काम हैं। तो अभी हम लोगों ने बताया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको चश्मा, ट्राईसाइकिल
बैसाखी आदि उपलब्ध कराते हैं। ये समिति द्वारा प्रदान गए प्रमाण पत्र से भी दिव्यांग पेंशन, यात्रा रियायत आदि छूट भी मिलती है, आरक्षण का भी लाभ मिलता है इस प्रमाण पत्र से। और यह समिति एक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करती है। तो आप सब लोगों ने देखा कि जो है जिला चिकित्सालय की क्या भूमिका होती है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगला जो संस्था है, विभाग है, उसको हम देखते हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट सेंटर कहा जाता है। अब हम लोग डाइट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट सेंटर। डाइट सेंटर, अब डाइट सेंटर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि डाइट सेंटर की स्थापना कब हुई। तो जो डाइट सेंटर है इसकी स्थापना 1986 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1986 में हुई। 86 में डाइट सेंटर की स्थापना की गई। लेकिन एक बार राजस्थान टीटी में पूछा गया कि जो डाइट सेंटर की स्थापना हुई तो कब हुई? 1986 में हुई और ये संपूर्ण भारत में एक साथ हुई। लेकिन ये संस्था कब से कार्यरत है? तो ये कार्यरत जो है ये संस्था कार्यरत की बात पूछी जाए तो ये कार्यरत 1987 से कार्यरत है। यानी जिस समय से इस विभाग बना उसके एक वर्ष बाद जो है ये विभाग कार्यरत हो गया। इस संस्था यह प्राथमिक शिक्षा सुधार लाने हेतु अपने दायित्व का वहन करता है। यानी ये डाइट से विभाग है, यह प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु अपने दायित्व का वहन करता है। यानी जो इसको कार्य सौंपा गया है उसका बखूबी निभा रहा है। इसके कार्य क्या है? तो इस संस्था के कार्य हैं शिक्षण प्रशिक्षण। क्या कार्य है? शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक सामग्री, वैकल्पिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा, और क्या है? अकादमिक मार्गदर्शन, कक्षा कक्ष गतिविधियां, अकादमिक मार्गदर्शन, कक्षा कक्ष गतिविधियां, कक्षा कक्ष गतिविधियां इसके जो है प्रमुख कार्य है। अब इस संस्था में हम लोग देखते हैं कि कितने सदस्य होते हैं।
तो इस संस्था में जो सदस्य होते हैं, मतलब सदस्यों की संख्या इस संस्था में कितनी होती है? इस संस्था में सदस्यों की संख्या, तो एक वरिष्ठ प्रवक्ता होता है, एक वरिष्ठ प्रवक्ता, एक प्रवक्ता, एक वरिष्ठ प्रवक्ता और एक प्रवक्ता, एक जो है एक क्वालिटी टीचिंग कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी टीचिंग कोऑर्डिनेटर और एक बेसिक शिक्षा अधिकारी, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी और दो जो है ब्लॉक प्रभारी सदस्य। यदि इस संस्था में देखिए एक वरिष्ठ प्रवक्ता, एक क्वालिटी टीचिंग कोऑर्डिनेटर, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी और दो ब्लॉक प्रभारी सदस्य होते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने डाइट सेंटर हैं? तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो डाइट सेंटर हैं वो 70 है। डाइट सेंटरों की संख्या उत्तर प्रदेश में 70 है। अब प्रश्न यह बनता है कि डाइट सेंटर बनाने के लिए क्या नियम है, क्या कानून है? तो डाइट सेंटर नया बनाने के लिए जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उस नियम के अनुसार 10 एकड़, क्या 10 एकड़ जमीन, राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। 10 एकड़ जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी तथा शेष जो खर्चे होंगे वो केंद्र सरकार वहन करेगी, यानी शेष खर्च केंद्र सरकार। यदि जो डाइट सेंटर की स्थापना सरकार करना चाहे तो जो है सरकार को 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, वो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। शेष जो उसमें खर्चे होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार खर्चों का वहन करेगी। लेकिन हम लोगों ने जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं लेकिन डाइट सेंटर केवल 70 हैं। तो जो अभी कुछ पिछले दिनों में डाइट सेंटर जिले नए बने हैं उनमें अभी डाइट सेंटर नहीं है, नहीं तो ये अधिकतम प्रत्येक जिले में एक डाइट सेंटर होता है। अब इस संस्था संगठन में या विभाग में कौन कौन से जो है कार्यरत हैं, कौन सरकारी हैं, कौन गैर सरकारी हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो इस विभाग में कई संस्थाएं, कई विभाग भी कार्यरत हैं। इस विभाग में सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन जैसे ट्रस्ट हो गया, स्वैच्छिक संगठन हो गया, रोटरी क्लब हो गया, रेलवे महिला संगठन हो गया, आदि सभी विधियां उपलब्ध कराते हैं और सब बताते हैं कि किस प्रकार से जो है शिक्षा व्यवस्था अच्छी की जाए, उसको सुधारा कैसे जाए। अब प्रश्न यह बनता है कि
बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का क्या महत्व है? तो इसका महत्व यह है कि विद्यालय में समायोजन है, यानी बालक विद्यालय में अपने आप को कैसे समायोजित कर पाएगा, इसके लिए जो है इसकी आवश्यकता है। दूसरा है अव्यय व अवरोधन रोकने हेतु, यानी कम पैसे में जो है अच्छी शिक्षा कैसे उपलब्ध हो, ज़्यादा पैसा ना लगे, कम खर्च हो और बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, इसके लिए इसकी आवश्यकता है। अगला पॉइंट यह है कि अधिगम को अस्थायी बनाने हेतु, यानी अधिगम जो हम सीख रहे हैं उसको हम अस्थायी कैसे बनाएं। तो आप सभी लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि करके सीखना जो है ध्यान कैसा होता है, वो अस्थायी होता है। कोई चीज रटते हैं तो ज्यादा दिन तक अस्थायी नहीं होता है। अगला पॉइंट यह है कि समस्यात्मक बच्चों एवं बाल अपराध को रोकने के लिए, यानी जो बच्चे गलतियां करते हैं, बाल अपराधी होते हैं, समस्याएं तरह तरह की कक्षा में उत्पन्न करते हैं, तो इसके द्वारा बच्चों में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा कि बालक जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग होता है, प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट होता है। मेरा भी यही मानना है कि जहाँ तक एक पेड़ की दो पत्तियां भी एक समान नहीं होती, यह जरूरी नहीं है कि दो जुड़वा बच्चे हैं, एक साथ जन्म हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन एक बोलेगा उसी दिन दूसरा बोलेगा, जिस दिन एक चलेगा उसी दिन दूसरा वाला चलेगा, जिस दिन मतलब जिस समय वो खाना खाएगा उसी समय वो भी खाएगा, ये जरूरी नहीं है। यही तो भिन्नता है। यानी इसके बालक में जो बाल अपराध होते हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, इसके लिए जो है निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता है। कभी कभी आपने देखा कि सीखने के समय पठार बन जाता है, उसको कैसे दूर किया जाए। अब पठार आपने अभी पढ़ाया नहीं, अगला पाठ पढ़ाएंगे। पठार ऐसे होता है जैसे कोई चीज हम सीख रहे हैं और सीखते सीखते हम थक गए और वो थकान हमें पढ़ रहे थे इसलिए भी हो सकता है, या हमारा मानसिक बीमारी है इसलिए हो सकता है। पठार मतलब कई प्रकार से बन सकते हैं। यहाँ तक सीखते सीखते आए, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि मुझे लगेगा कि अब मुझे आगे बिल्कुल याद ही नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि पठार दूर करने के लिए बच्चे को थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, या कोई कठिन विषय के बाद में बच्चे को सरल विषय प्रदान किया जाए। आपने देखा होगा कि जो टीचिंग पाठ्यक्रम शेड्यूल बनाया जाता है वो सबसे पहले जो है कठिन विषय, उसके बाद में जो है थोड़ा उससे इजी, थोड़ा उससे इजी, थोड़ा इससे इजी, इस प्रकार दिया जाता है। फिर दोपहर में उनको लंच दिया जाता है, लंच के बाद में फिर जो है उनको थोड़ा कठिन विषय दिया जाता है और छुट्टी के समय तक जो है उनको बहुत इजी विषय दिया जाता है। यानी इस प्रकार से बच्चे में पठार जो है दूर किया जा सकता है। मालूम हुआ कि अगर जो इसकी प्रक्रिया जो है उल्टा हो जाए, पहले बच्चे को सरल विषय पढ़ाया जाए और बाद में कठिन विषय समझाया जाए, तो बच्चा उतना अच्छे से बेहतर जो है नहीं सीख पाएगा। इस प्रकार निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता हुई। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित बनते हैं। और ये पूरे यूनिट की बात करें, मतलब 3rd यूनिट की ही बात करें, तो यहाँ से सीटेट में 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ ही आपकी 3rd यूनिट समाप्त हो रही है। अब हम लोग जो है 4th यूनिट आगे पढ़ेंगे और 4th यूनिट में जो पहला आपका लेसन होगा वो संज्ञान होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में संज्ञान व संवेग के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।